हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आनंद और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भूत प्रेत जादू टोना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसने हमेशा से ही लोगों को दो गुटों में बांट रखा है। एक वो जो इसे देखने का दावा करते हैं, इसमें विश्वास करते हैं, और दूसरे वो जो इसे सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। आज की हमारी कहानी भी कुछ हद तक इन्हीं लोगों पर आधारित है। बस फर्क ये पड़ता है कि आप इन दो ग्रुप्स में से किस में आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक एयरपोर्ट से। 29 दिसंबर 1972 को रात 9:20 पर न्यूयॉर्क के कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ान भरती है। इस फ्लाइट का फ्लाइट नंबर था 401 और ये प्लेन लॉकहीड ट्राई स्टार का L1011N1 था। इस फ्लाइट के अंदर 163 पैसेंजर्स और 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स के अलावा एक पायलट, एक को पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक टेक्निकल ऑफिसर भी था, जो उस दिन तो छुट्टी पर था, मगर कोई अर्जेंट काम आ जाने की वजह से वो अनऑफिशियली इस फ्लाइट में मौजूद था। तो कुल मिलाकर इस फ्लाइट के अंदर 176 लोग थे। उस रात इस फ्लाइट का जो कैप्टन था, उसका नाम था रॉबर्ट एल्विन बॉब लॉफ्ट, जो कि एक 55 साल के काफ़ी अनुभवी पायलट थे और इन्हें तकरीबन 30,000 घंटे फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस था। उनके साथ इस फ्लाइट में को पायलट बर्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो भी थे और ये दोनों भी काफ़ी अनुभवी थे। ये फ्लाइट न्यूयॉर्क के कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जानी थी और ये पूरा सफ़र मात्र 2 घंटे का था। तो 29 दिसंबर 1972 की रात 9:20 पर फ्लाइट 401 कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और जल्द ही हवाओं को चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगती है। अच्छा, ये जो प्लेन था, ये उस समय के सबसे बेहतरीन और एडवांस्ड प्लेन्स में से एक था। साथ ही ये उस समय के उन कमर्शियल प्लेन्स में से था जो अपने आप टेक ऑफ और लैंड कर सकते थे। तो कैनेडी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद ये प्लेन मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगता है और शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। कॉकपिट में पायलट और को पायलट आराम से प्लेन उड़ा रहे थे, सारे पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठे हुए थे और सारी फ्लाइट अटेंडेंट्स आराम से अपना काम कर रही थी। अब 2 घंटे की सफल उड़ान के बाद ये फ्लाइट फाइनली मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है और अब समय आता है इसके लैंड करने का। ये फ्लाइट जैसे ही मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंचती है, तो इस फ्लाइट के कैप्टन बॉब इस प्लेन को लैंड कराने के लिए इस प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करते हैं। लैंडिंग गियर असल में प्लेन के पहियों को बोला जाता है, जिसकी मदद से प्लेन रनवे पर लैंड करता है। पायलट के कॉकपिट में एक लीवर होता है, जिसे नीचे खींचने से प्लेन के पहिए उसमें से बाहर निकलते हैं। साथ ही उस लीवर के पास 3 छोटी छोटी लाइट्स भी लगी होती हैं, जो ये बताती हैं कि प्लेन के पहिए लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से खुल गए हैं। इन लाइट्स में जो लेफ्ट वाली लाइट होती है, वो प्लेन के लेफ्ट वाले पहिए को इंडिकेट करती है और जो राइट वाली लाइट होती है, वो प्लेन के राइट वाले पहिए को, और जो बीच वाली लाइट होती है, वो प्लेन के सामने के पहिए को इंडिकेट करती है। तो जैसे ही ये प्लेन मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंचता है, तो कैप्टन बॉब इस प्लेन के लैंडिंग गियर को डाउन करते हैं ताकि ये प्लेन सेफली एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। मगर जैसे ही कैप्टन बॉब प्लेन के पहियों को खोलने के लिए उस लीवर को नीचे खींचते हैं, तो उस प्लेन के को पायलट बर्ड की नज़र उस लीवर के नीचे लगी उन 3 लाइट्स पर पड़ती है। वो देखता है कि उस पैनल में सिर्फ 2 ही लाइट्स जल रही हैं, एक उस लीवर के लेफ्ट वाली और दूसरी उस लीवर के राइट वाली। उस लीवर के जो ठीक नीचे वाली लाइट थी, जो ये बताती थी कि प्लेन के सामने का पहिया ठीक से खुल गया है, वो नहीं जलती। इसके बाद को पायलट इस चीज़ को कैप्टन बॉब को बताते हैं और फिर वो भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं। कैप्टन बॉब जब इसे नोटिस करते हैं, तो वो उस लीवर को वापस ऊपर की तरफ उठाते हैं और इसके बाद वो फिर से उस लीवर को नीचे खींचते हैं, इस उम्मीद में कि इस बार वो तीनों लाइट्स जलेंगी, मगर वो एक लाइट फिर भी नहीं जलती। इसके बाद कैप्टन बॉब कई बार ऐसा करते हैं। वो उस लीवर को ऊपर उठाते हैं, फिर उसे नीचे खींचते हैं, मगर उस पैनल में कोई भी बदलाव नहीं होता। अब इस चीज़ को देखकर कैप्टन बॉब मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे नोज लैंडिंग गियर को इंडिकेट करने वाली लाइट नहीं जल रही है और हमें नहीं पता कि हमारे प्लेन के सामने का पहिया ठीक से खुला है या नहीं। एटीसी वाले उनकी इस बात को सुनते हैं और फिर उन्हें मियामी एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर
पश्चिम की ओर एवरग्लेड्स के ऊपर प्लेन उड़ाने के लिए कहते हैं। एवरग्लेड्स दरअसल 161 किलोमीटर लंबा और 96 किलोमीटर तक चौड़ा अमेरिका का एक नेशनल पार्क है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा घास, पानी और दलदल से भरा हुआ है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले कैप्टन बॉब को एवरग्लेड्स के ऊपर कुछ देर प्लेन उड़ाने के लिए कहते हैं, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम मिल सके। एटीसी से बात करने के बाद कैप्टन बॉब इस प्लेन को सीधा एवरग्लेड्स की तरफ मोड़ते हैं और फिर वो और उनका को पायलट यानी बर्ट दोनों मिलकर इस प्लेन को एक होल्डिंग पैटर्न में डालकर उसे ऑटो पायलट मोड में सेट कर देते हैं और इसके बाद वो अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं जिसकी वजह से वो एवरग्लेड्स के ऊपर उड़ रहे थे। कैप्टन बॉब को यहाँ पर यह लग रहा था कि ज़रूर इस नोज लैंडिंग गियर को इंडिकेट करने वाले इस इंडिकेटर में ही कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि प्लेन के पहियों के खुलने की आवाज़ कॉकपिट में बैठे सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। तो कैप्टन बॉब ये मानते हुए कि शायद इस इंडिकेटर में ही कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस इंडिकेटर को अपने हाथों से थपथपाने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद अब इसकी लाइट जलेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद कैप्टन बॉब उस इंडिकेटर को उस पैनल से बाहर निकालते हैं, ये सोचकर कि शायद इससे उसके अंदर की कोई खराबी दिख जाए, मगर यहाँ भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखता। कैप्टन बॉब अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, तो वो तेजी से पीछे मुड़ते हैं और अपने ठीक पीछे बैठे फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो से कहते हैं कि नीचे हेल होल में जाओ और देखो कि प्लेन का फ्रंट व्हील ठीक से खुला है या नहीं। हेल होल असल में कॉकपिट के ठीक नीचे एक छोटा सा कमरा होता है, जिसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, जिसके जरिए प्लेन के अंदर से बाहर उस नोज लैंडिंग गियर यानी प्लेन के सामने के पहिए को देखा जा सकता है। तो कैप्टन बॉब के कहने के बाद फ्लाइट इंजीनियर रिपो उस हेल होल में जाते हैं और उस छोटे से छेद के जरिए प्लेन के सामने के पहिए को देखने की कोशिश करते हैं। ये प्लेन इस वक्त ज़मीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर था और जिस जगह पर ये उड़ रहा था वहाँ चारों तरफ रोशनी का एक भी सोर्स नहीं था। यहाँ तक कि प्लेन के अंदर मौजूद 163 पैसेंजर्स को भी अपने आसपास की खिड़कियों से कुछ नहीं दिख रहा था। तो फ्लाइट इंजीनियर रिपो जब उस होल से प्लेन के फ्रंट व्हील को देखने जाते हैं तो उन्हें बाहर कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा था। ठीक इसी समय इस प्लेन से 2000 फीट नीचे दो लोग एक एयरबोट लेकर एवरग्लेड्स में मेंढकों का शिकार करने आते हैं। इनमें से एक का नाम था रॉबर्ट मार्क्विस, जो कि उस एयरबोट का मालिक था, और दूसरा था उनका दोस्त रे डिकिंसन। ये दोनों जब एवरग्लेड्स में शिकार कर रहे होते हैं तभी रॉबर्ट के साइड में कुछ चमकता है। वो जैसे ही उसे देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाता है तो उसे एक बड़ी सी ऑरेंज और येलो कलर की लाइट दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। रॉबर्ट इस चीज़ को अपने दोस्त को दिखाते इससे पहले ही वो रहस्यमय चीज़ गायब हो गई। इसके बाद ये दोनों दोस्त ये पता करने के लिए कि वो क्या था उस ओर जाने का फैसला करते हैं, जिसके बाद ये अपनी बोट को स्टार्ट करते हैं और उस दिशा में बढ़ने लगते हैं जहां उन्हें वो रोशनी दिखी थी। 15 मिनट तक लगातार उस दिशा में आगे बढ़ने के बाद वो फाइनली उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से वो रोशनी आई थी, और जब वो वहां अपने चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें जो दिखाई देता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां एक प्लेन क्रैश हुआ था और ये वही प्लेन था जो कुछ समय पहले एवरग्लेड्स के ऊपर उड़ रहा था, जिसे कैप्टन बॉब और को पायलट बर्ट उड़ा रहे थे। और वो रोशनी जो इन्हें दिखाई देने के तुरंत बाद गायब हो गई थी, वो और कुछ नहीं बल्कि इस प्लेन के जमीन से टकराने के बाद हुए विस्फोट की थी। रॉबर्ट और उनका दोस्त जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें उनके चारों तरफ से घायल पड़े लोगों के कहराने, चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इसके बाद ये दोनों तुरंत अपनी बोट से उतरते हैं और फिर अपने सिर पर बंधी टॉर्च की मदद से ये उन लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं जो इस क्रैश में जिंदा बचे थे। इन दोनों के वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद वहां पर कोस्ट गार्ड, मायामी के फायर फाइटर्स और पुलिस सभी वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद लोगों का रेस्क्यू शुरू होता है। ये रेस्क्यू पूरी रात चलता है, जिसमें 75 लोगों की जान बचा ली जाती है, मगर 101 लोगों को इस क्रैश में अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मरने वालों में इस प्लेन के कैप्टन बॉब, को पायलट बर्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो के साथ 2 फ्लाइट अटेंडेंट भी थी, जिन्हें इस क्रैश में अपनी जान गंवानी पड़ी। ये प्लेन क्रैश इतना खतरनाक था कि ये उस समय के अमेरिका के इतिहास में घटी दूसरी सबसे घातक विमान दुर्घटना थी, जिसने लोगों के दिलों को दहला दिया था। इस क्रैश के बाद सभी के दिमाग में अब बस एक ही सवाल चल रहा था कि अगर ये प्लेन कुछ समय पहले आसमान में ऑटो पायलट मोड में ठीक से उड़ रहा था,
तो ये अचानक ज़मीन से कैसे टकरा गया और ये क्रैश कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी के उस पॉइंट पर वापस जाना होगा जब कॉकपिट में सभी लोग उस नोज लैंडिंग गियर की लाइट को ठीक करने में लगे थे। दरअसल जब कैप्टन बॉब की सारी कोशिशें करने के बाद भी वो लाइट नहीं जली, तब कैप्टन बॉब अपनी सीट से पीछे मुड़ते हैं और अपने ठीक पीछे बैठे फ्लाइट इंजीनियर रिपो को उस हेल होल में जाकर उस छेद के जरिए नोज लैंडिंग गियर को देखने के लिए कहते हैं। इसी बीच होता ये है कि जब कैप्टन बॉब रिपो से बात करने के लिए पीछे मुड़े तो गलती से उनका पैर उनके सामने लगी कंट्रोल व्हील से टकरा गया, जिससे प्लेन ऑटो पायलट मोड से हटकर CWS मोड में चला गया और प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगा। ये सारी चीजें कॉकपिट में तब हुई जब सब लोग किसी न किसी काम में बिजी थे। कोई उस लाइट को ठीक कर रहा था, कोई उस हेल होल में जा रहा था, तो कोई इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था। साथ ही बाहर बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये प्लेन नीचे जा रहा है। ये लोग उस लाइट बल्ब को ठीक करने में इतना व्यस्त हो गए कि जब ATC ने पायलट से संपर्क किया ये बताने के लिए कि ये प्लेन नीचे जा रहा है, तब कॉकपिट में किसी ने भी ATC के रेडियो कॉल को नहीं सुना। साथ ही जब ये प्लेन नीचे जा रहा था तब उस कॉकपिट में एक अलार्म भी बज रहा था जो कि फ्लाइट इंजीनियर रिपो की सीट के नीचे लगा हुआ था। मगर जब वो उस हेल होल में चले गए तब उस वार्निंग को भी सुनने वाला कोई नहीं था। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि प्लेन के सारे लैंडिंग गियर्स तो ठीक से काम कर रहे थे, मगर उस नोज लैंडिंग गियर के इंडिकेटर के अंदर का जो लाइट बल्ब था वो पहले ही फ्यूज हो चुका था और इसीलिए कॉकपिट क्रू के कई बार कोशिश करने के बाद भी वो इंडिकेटर नहीं जला था। और इस तरह से एक छोटे से लाइट बल्ब और कुछ ह्यूमन एरर की वजह से ये प्लेन क्रैश कर गया और 101 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। इस क्रैश के कुछ महीनों बाद ईस्टर्न एयरलाइन की एक फ्लाइट, जिसका कि प्लेन नंबर 318 था, वो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाने के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में टोटल 180 लोग थे जो फ्लोरिडा जाने के लिए बोर्ड हुए थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद जब ये प्लेन हवा में पहुंचता है तब इस फ्लाइट की एक फ्लाइट अटेंडेंट फे मैरीविदर यात्रियों को खाना सर्व करने के लिए किचन में जाती है। वो जैसे ही किचन में लगे ओवन में खाना गर्म करने के लिए उस ओवन के करीब जाती है तो उसे उस ओवन के शीशे पर एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। मैरीविदर पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वो सोचती है कि चलो शायद ये उसका कोई वहम होगा और इसके बाद वो उस ओवन की तरफ दोबारा मुड़ती है और इस बार वो चेहरा उसे फिर से दिखाई देता है। मैरीविदर अब घबरा जाती है। वो बिना पीछे मुड़े तुरंत वहां से भागती है और ये बात एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट और उस फ्लाइट के फ्लाइट इंजीनियर मोर को बताती है, जिसके बाद ये लोग उस किचन में जाते हैं उस ओवन को चेक करने। उस फ्लाइट इंजीनियर मोर की नज़र जैसे ही उस ओवन पर लगे शीशे पर पड़ी और उसकी आंखों ने जो देखा उसे उस पर यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत अपनी आंख साफ करता है और दोबारा उस ओवन के शीशे को देखता है। उस ओवन के शीशे पर जो चेहरा दिखाई दे रहा था वो उस फ्लाइट इंजीनियर के दोस्त और एक एक्स फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो का था। वही डॉन रिपो जो कुछ महीनों पहले फ्लाइट 401 के क्रैश में मारा जा चुका था। वो फ्लाइट इंजीनियर जब उस चेहरे को ध्यान से देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे डॉन रिपो का चेहरा उससे कुछ कहना चाह रहा हो, और जब वो ध्यान से उसे सुनता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है कि सावधान, इस प्लेन में आग लगने वाली है। और इतना कहने के बाद डॉन रिपो का चेहरा उस ओवन के शीशे से गायब हो जाता है। खैर ये प्लेन बिना किसी परेशानी के फ्लोरिडा के एयरपोर्ट पर लैंड होता है और सारे पैसेंजर्स बिना किसी परेशानी के अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं। मगर मैरीविदर और उस फ्लाइट इंजीनियर के मन में अभी भी डॉन रिपो की कही हुई बात घूम रही थी। ये प्लेन कुछ ही घंटों बाद दूसरे पैसेंजर्स को लेकर वापस टेक ऑफ करने वाला था, तो ये तय किया जाता है कि चलो एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि इस प्लेन में सब कुछ ठीक है या नहीं। इसके बाद फ्लाइट टेक्नीशियंस की एक टीम बुलाई जाती है और इस पूरे प्लेन को अच्छे से चेक किया जाता है। टेक्नीशियंस की टीम जब इस प्लेन को अच्छे से चेक करती है तो पता चलता है कि इस प्लेन के 3 इंजन में से एक इंजन में कोई खराबी है। इसके बाद उस इंजन को रिप्लेस करने का तय किया जाता है, जिसके लिए ये प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ करता है उस एयरलाइंस के मेंटेनेंस बेस तक पहुंचने के लिए, जहां इसका इंजन चेंज किया जाना था। मगर जैसे ही ये प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, कुछ ही समय बाद इस प्लेन में एक धमाका होता है और इसके इंजन में आग लग जाती है। ये प्लेन अभी एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं गया था।
इसीलिए पायलट तुरंत इस प्लेन को जैसे तैसे करके उसी एयरपोर्ट पर लैंड कराता है, जिसके बाद उस इंजन में लगी आग को बुझाया जाता है और सारी चीज़ें कंट्रोल में लाई जाती हैं। ये पूरा धमाका और उस इंजन में लगी आग एयरपोर्ट पर बैठे मैरी विदर और वो फ्लाइट इंजीनियर मूअर दोनों अपनी आंखों से देखते हैं, जिसके बाद उन्हें डॉन रिपो की कही हुई बात याद आती है। अच्छी बात ये थी कि जब इस इंजन में आग लगी तब इस प्लेन के अंदर एक भी पैसेंजर नहीं था। ये पूरा प्लेन खाली था। इसके बाद ये बात पूरे ईस्टर्न एयरलाइंस में फैल जाती है कि कैसे एक फ्लाइट इंजीनियर के भूत ने इस दुर्घटना से कई सौ यात्रियों की जान बचाई। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद ईस्टर्न एयरलाइंस का यही सेम प्लेन यानी प्लेन नंबर 318 न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मियामी जाने के लिए रेडी होता है। सारे क्रू मेंबर्स इस प्लेन में आते हैं और अपना रूटीन फॉलो करते हुए इस पूरे प्लेन को अच्छे से चेक करते हैं, जिसके बाद सारे पैसेंजर्स इस प्लेन में बोर्ड होना शुरू होते हैं। जब सारे पैसेंजर्स इस प्लेन में आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, तब एक फ्लाइट अटेंडेंट जिसका कि नाम सिस पैटरसन था, वो अपनी सीट से उठती है और सारे पैसेंजर्स की गिनती करना शुरू करती है। जब वो उस प्लेन के अंदर मौजूद सारे पैसेंजर्स को गिनती है तो उसे पता चलता है कि इस प्लेन के अंदर एक पैसेंजर ज़्यादा है। इसके बाद सिस इस बात को कंफर्म करने के लिए उन पैसेंजर्स की गिनती दोबारा करती है तो उसे पता चलता है कि इस प्लेन के फर्स्ट क्लास वाले कैबिन में एक आदमी बैठा है और वो एक्स्ट्रा पैसेंजर है। उस आदमी ने ईस्टर्न एयरलाइंस के कैप्टन की ड्रेस पहनी हुई थी और वो एकदम चुपचाप एक सीट पर बैठा हुआ था। अब प्लेन्स में अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी एयरलाइन कंपनी के स्टाफ या किसी क्रू मेंबर को अपनी ड्यूटी देने के लिए किसी एयरपोर्ट पर अर्जेंटली पहुंचना होता है तो वो कई बार बिना बताए उस प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं जो उस एयरपोर्ट तक जा रहा होता है। तो सिस को भी यही लगता है कि शायद इस कैप्टन को मियामी एयरपोर्ट तक पहुंचना होगा, इसीलिए वो इस प्लेन में चढ़ गया है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए सिस उस आदमी के पास जाती है जिसने कैप्टन की ड्रेस पहन रखी थी और उससे उसका नाम पूछती है, मगर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और बस अपने सामने की तरफ देखता रहता है। इसके बाद सिस दोबारा उस आदमी से उसका नाम पूछती है, मगर वो अभी भी कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वहाँ पर एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट आती है उस आदमी से बात करने, मगर वो आदमी बिना एक भी शब्द बोले बस सामने की ओर देखे जा रहा था। उस फर्स्ट क्लास वाले कैबिन में 6 पैसेंजर्स और भी थे जो अब वो सारी चीज़ें देख रहे थे जो वहाँ चल रही थी। अब जब दोनों फ्लाइट अटेंडेंट्स के पूछने के बाद भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, तब सिस उस प्लेन के कॉकपिट में जाती है और उस फ्लाइट के कैप्टन जॉर्ज को सारी बातें बताती है कि एक आदमी ईस्टर्न एयरलाइंस के कैप्टन की ड्रेस पहने फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है और पूछने पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। इसके बाद कैप्टन जॉर्ज अपने कॉकपिट से बाहर निकलते हैं और फिर वो और सिस दोनों फर्स्ट क्लास वाले कैबिन की ओर बढ़ने लगते हैं। जब कैप्टन जॉर्ज और फ्लाइट अटेंडेंट सिस उस कैबिन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी अभी भी चुपचाप ठीक वैसे ही बैठा है जैसे वो पहले बैठा था। उस आदमी ने कैप्टन की ड्रेस के साथ अपने सिर पर कैप्टन की टोपी भी पहन रखी थी, जिससे उसका चेहरा जॉर्ज, सिस और उस दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट को ठीक से नहीं दिख रहा था। तो कैप्टन जॉर्ज उस आदमी का चेहरा देखने के लिए और उससे बात करने के लिए थोड़ा नीचे झुकते हैं और जैसे ही वो उस आदमी का चेहरा देखते हैं तो कैप्टन जॉर्ज के होश उड़ जाते हैं और वो घबरा कर वहीं नीचे गिर जाते हैं। वो चेहरा जो उन्हें दिखाई दिया वो और किसी का नहीं बल्कि ईस्टर्न एयरलाइंस के कैप्टन बॉब लॉफ्ट का था। वही बॉब लॉफ्ट जो 29 दिसंबर 1972 को फ्लाइट 401 के क्रैश में मारा जा चुका था। मतलब सिस और वो दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट इतनी देर से एक भूत से बात कर रही थी। सिस और वो फ्लाइट अटेंडेंट जब तक कैप्टन जॉर्ज को उठाती हैं, वो आदमी जो उस सीट पर बैठा हुआ था वो अचानक अपनी सीट से गायब हो जाता है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बैठे 6 पैसेंजर्स अपनी आंखों से देखते हैं, जिसके बाद उस फर्स्ट क्लास कैबिन में हड़कंप मच जाता है। कैप्टन जॉर्ज, सिस और वो फ्लाइट अटेंडेंट ये तीनों मिलकर किसी तरह उन पैसेंजर्स को शांत कराते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि ज़रूर वो आदमी अपनी सीट से उठकर इस प्लेन के किसी दूसरे हिस्से में चला गया होगा, क्योंकि कोई भी इस तरह गायब नहीं हो सकता। इसके बाद इस प्लेन का एक एक कोना, हर वो जगह जहाँ कोई इंसान छिप सकता था या हो सकता था, उसे पूरी तरह चेक किया जाता है, मगर वो आदमी उस पूरे प्लेन में कहीं नहीं मिलता। अब कई घंटे डिले होने के बाद ये प्लेन न्यू जर्सी से टेक ऑफ करता है और फिर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लैंड करते ही जॉर्ज, सिस और वो दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट सबसे पहले जो भी उनके साथ हुआ वो उसकी कंप्लेंट ईस्टर्न एयरलाइंस के सीनियर से करते हैं।
मगर ईस्टर्न एयरलाइंस इनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। ये तीनों इस चीज़ की लिखित में रिपोर्ट भी फाइल करते हैं, मगर जिस बुक में ये तीनों अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं वो लॉग बुक कुछ ही दिनों बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। ये सारी घटनाएं सिर्फ प्लेन के कैप्टन, क्रू मेंबर्स या सिर्फ फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ ही नहीं हो रही थी, बल्कि कई पैसेंजर्स, यहाँ तक कि ईस्टर्न एयरलाइंस के कई सीनियर ऑफिसर्स ने भी कैप्टन बॉब लॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो को देखने का दावा किया था। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई ये जानने के लिए कि डॉन रिपो और कैप्टन बॉब लॉफ्ट का भूत सिर्फ प्लेन नंबर 318 या सिर्फ कुछ चुनिंदा प्लेन्स में ही क्यों दिखता है, तब पता चलता है कि ये सारी घटनाएं सिर्फ उन प्लेन्स में ही देखी जा रही हैं जिनमें क्रैश्ड फ्लाइट 401 के कुछ बचे हुए पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। दरअसल ऐसा कई बार होता है कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है या पुराना हो जाता है तो उसके अंदर के जो अनडैमेज्ड पार्ट्स या कहें जो पार्ट्स एकदम सही सलामत होते हैं उन्हें उन प्लेन्स में से निकाल कर सेम मॉडल के दूसरे प्लेन्स में लगा दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ फ्लाइट 401 के बचे हुए पार्ट्स के साथ भी किया गया था। दरअसल जब फ्लाइट 401 एवरग्लेड्स में क्रैश हुआ तो इस क्रैश के दौरान इस प्लेन के कई पार्ट्स सही सलामत बच गए थे, जिनकी अच्छे से जांच करने के बाद उन्हें लॉकहीड के L-1011 के दूसरे प्लेन्स में लगा दिया गया था। और जिस प्लेन में इन पार्ट्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था वो था प्लेन नंबर 318, और शायद इसीलिए डॉन रिपो और कैप्टन बॉब लॉफ्ट का भूत सबसे ज़्यादा प्लेन नंबर 318 में ही दिखते थे। ईस्टर्न एयरलाइंस के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट, जिनका की नाम सीक्रेट रखा गया, उन्होंने ये खुद बताया कि जब वो एक बार L-1011 के एक प्लेन में सफ़र कर रहे थे तो उन्हें कैप्टन बॉब लॉफ्ट का साया नज़र आया, जो कुछ ही समय बाद उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। ऐसी ही एक और घटना प्लेन 318 के साथ हुई। जब ये प्लेन हवा में उड़ रहा था तब अचानक इस प्लेन के कैप्टन, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर को कॉकपिट के नीचे हेल होल से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। वो फ्लाइट इंजीनियर उस हेल होल में जाता है और टॉर्च के जरिए पूरा हेल होल छान मारता है, मगर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे मुड़ता है और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखता है तो उसे ऊपर कॉकपिट में कैप्टन डॉन रिपो का चेहरा दिखाई दिया, जो कुछ ही समय बाद उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। ईस्टर्न एयरलाइंस ने ऑफिशियली ये कभी नहीं माना कि उनके प्लेन्स में कुछ अजीब या पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही हैं, मगर साल 1974 में इन्होंने फ्लाइट 401 के हर एक बचे हुए पार्ट्स जो इन्होंने L-1011 के दूसरे प्लेन्स में लगा रखे थे उन्हें उन प्लेन्स में से वापस निकाल लिया, जबकि ये सारे पार्ट्स एकदम वर्किंग कंडीशन में थे और एकदम सही काम कर रहे थे। जब बाद में उनसे इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फ्लाइट 401 के क्रैश के बाद लगभग 2 सालों तक फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो और कैप्टन बॉब लॉफ्ट को लॉकहीड के L-1011 के कई प्लेन्स में देखा गया, मगर जब 1974 में ईस्टर्न एयरलाइंस ने इन प्लेन्स में से फ्लाइट 401 के पार्ट्स निकाल लिए तो ये सारी घटनाएं धीरे धीरे बंद हो गई और फिर डॉन रिपो और कैप्टन बॉब लॉफ्ट को किसी भी प्लेन में नहीं देखा गया। ये सारी कहानियां ईस्टर्न एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ ने खुद बयां की हैं, मगर उनका नाम हर जगह कॉन्फिडेंशियल रखा गया या यूं कहें कि बदल दिया गया, क्योंकि ईस्टर्न एयरलाइंस ने उस समय साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अगर कोई भी ईस्टर्न एयरलाइंस का एम्प्लॉय ऐसी कोई भी बात करता पकड़ा गया तो उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मगर फिर भी कुछ लोगों ने अपने साथ हुई इन घटनाओं के बारे में खुलकर बात की, जिसमें से कुछ घटनाएं मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो ये थी कहानी घोस्ट ऑफ द फ्लाइट 401 की। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको भी कभी कोई हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो तो उसे हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो में हम फिर से मिल सकें। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड लक।